जितना आवश्यक हो उतना ही मोबाइल का इस्तेमाल। नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचारों की शुरुआत करते हैं सुपर 20 से। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार का यू टर्न। विवाद बढ़ने के बाद आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक। तकनीकी उद्योग के साथ साथ निवेश को प्रभावित होने का था खतरा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले की होगी सुनवाई। एनटीए के स्थानांतरण मांग सहित 40 से अधिक याचिकाएं हैं शामिल। मॉरिशस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ किया उद्घाटन। कहा यह औषधि केंद्र पीएम मोदी द्वारा किए गए वादे की पूर्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की टीम 30 के साथ बैठक की। कहा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सप्ताह के 2 दिन करे रात्रि विश्राम। कार्यकर्ताओं से करे मुलाकात, बूथ जीतने पर करे फोकस। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव मीरापुर मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री सोमेन तोमर, कीपे मलिक तो वहीं संभल के कुंदरुकी से धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, गुलाब देवी जसवंत सैनी को दी जिम्मेदारी। गाजियाबाद सदर में सुनील शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, ब्रजेश सिंह, करहल मैनपुरी से जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह, फूलपुर प्रयागराज से मंत्री राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी। कटेहरी अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र दयालु, खैर अलीगढ़ में लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह, शीशामऊ कानपुर में सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल के कंधों पर जिम्मेदारी। मिल्कीपुर अयोध्या से चुनाव जिताने के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गिरीश यादव, महेकेश्वर सिंह, सतीश शर्मा, मझवा मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनुराग राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को दी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। उन्हें भेंट की पुस्तक, विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल से की चर्चा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के आगामी उपचुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का ब्यौरा भी सौंपा है। डीजीपी प्रशासन प्रशांत कुमार ने बुलडोजर के उपयोग को लेकर दिया बयान। कहा बुलडोजर अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने के लिए होता है इस्तेमाल। पुलिस की रिपोर्ट पर की जाती है कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटे में कांवड़ यात्रा मार्गों के मरम्मत के दिए निर्देश। कहा इन रास्तों पर साफ सफाई बेहतर, प्रकाश व्यवस्था के साथ लगाए जाए राहत शिविर। पुष्प से सरकार करेगी कांवड़ियों का अभिनंदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 वर्ष में प्रदेश में 6.5 लाख युवाओं को पारदर्शिता के साथ दी नौकरी। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राजस्व और पुलिस से बड़े पैमाने पर युवाओं को दी गई नियुक्ति। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर जिला प्रशासन से मांगी थी अनुमति। अब बदल गए हैं उनके सुर। कहा हम धर्म परिवर्तन नहीं, निकाह करा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चलता रहा वार प्रतिवार। एक दूसरे पर किया गया कटाक्ष। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर के निर्देशन में लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने डीमैट का फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम ने कुछ लोगों पर साधा निशाना। कहा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं मुख्यमंत्री पर दबाव। अपने रिश्तेदारों को दिलाना चाहते हैं टिकट। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर की टिप्पणी। कहा अखिलेश जी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते।
आलमबाग की तर्ज पर लखनऊ के सभी 6 बस अड्डे बनेंगे आधुनिक। प्रदेश भर में ऐसे 23 बस अड्डों को मिली मंजूरी। कैसरबाग, जानकीपुरम और हैदरगढ़ में पीपीपी मोड पर बनेंगे बस अड्डे। और प्रदेश के 40 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। लखनऊ में भी 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ हुई बैठक से। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान सभी को हफ्ते में 2 दिन रात्रि प्रवास करने का निर्देश दिया। क्या और कुछ खास है प्रदेश की राजनीति में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों और सरगर्मियों के साथ ही बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, उससे कई तरह की कयासबाजी, बयानबाजी और चकल्लस का दौर शुरू हो गया। हालात यहां तक हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री के किसी बैठक में हिस्सा लेने और मेल मुलाकात पर भी सूत्रों के कान खड़े हो जाते हैं और तमाम तरह की भ्रामक खबरें मीडिया में तैरने लगती हैं। इसी तरह का काम बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों की हुई बैठक को लेकर भी किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि इसमें राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सप्ताह में 2 दिन उनके प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ 1-2 मंत्रियों को सौंपी गई है। इसके लिए मंत्रियों के 10 ग्रुप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर विस्तार से चर्चा की और वहां का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से सभी 10 ग्रुप को उपचुनाव के मद्देनजर जिले में ही रात्रि विश्राम के लिए कहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है। सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर होना चाहिए। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है। आगामी 10 खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। वो बार बार सरकार से बड़ा संगठन वाले उनके बयान को लेकर टकराहट का एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। मैं भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हम सभी करते हैं और संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है, और संगठन और सरकार मिलकर ही हम आगे देश की और प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने का। तमाम अफवाहों और भ्रम के बीच विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। उनके लिए यह अवसर एक प्रकार से आपदा में अवसर साबित हो रहा है। लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर ये मुलाकात हुई है। कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया एक्स पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा, भाजपा में सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है, प्रशासन शांत है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा
कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का फैसला सरकार ने अभी टाला है और खत्म नहीं किया है। इसको लेकर प्रदेश के शिक्षकों के बीच भी अब भी संशय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाने का कार्य सपा सरकार के दौरान हुआ है, जो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है। वर्तमान सरकार एक नाले पर रिवर फ्रंट बनाने का प्रयास करते हुए ध्वस्तीकरण का फैसला करती है और फिर जनता के विरोध के बाद इस फैसले को टालना पड़ता है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर विवादों में है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि चर्चा में है, क्योंकि एक नए विधायक की एक तरह से रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को कर्नाटक के निजी क्षेत्र उद्योग जगत में जो आरक्षण है वो दिया जाएगा सी और डी कैटेगरी में। इसे लेकर उद्योग जगत में भी भारी विरोध दर्ज किया गया है। विधेयक पर सियासत गर्मा गई है। सरकार के इस फैसले के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने निजी संस्थानों में स्थानीय लोगों को गैर प्रबंधन भूमिकाओं में 70% और प्रबंधन भूमिकाओं में 50% आरक्षण तय करने का फैसला किया है। इस संबंध में एक विधेयक भी लाने की तैयारी है, जिसमें इसे शामिल करने के साथ ही कन्नडिगाओं के लिए सी और डी ग्रेड पद के लिए 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके प्रभाव में आ जाने के बाद इन पदों पर केवल कन्नड़ा भाषी लोगों की ही भर्ती होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सरकार ने कन्नड़ा लोगों के लिए निजी कंपनियों में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बाद में इसे उन्होंने डिलीट भी कर दिया। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद उद्योग जगत ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। Who are they to tell me whether I am a local or not? I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money in skill development, spend more money in internships. These circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की दिशा में उठाए गए सभी कदमों को लागू किया जाएगा। उन्होंने इस पर सभी से विचार करने की बात भी कही। The bill has been brought in by the Labour Department. They are yet to consult with the industry, the Minister of Industry and with Department of Information Technology. I'm sure that before coming up with the rules of the bill, they will have due consultations with the respective ministries and more importantly, a wider consultation with the industry. So there is no need to panic. We are going to safeguard the jobs for the state as well as encourage investments in the industries with their consultation. There has been a little confusion. One, the Kannadigas in Karnataka, their interests are paramount. They should get the jobs. It's paramount. कर्नाटक सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बड़े स्तर पर निवेश पर असर पड़ेगा। Actually, the contribution of lot of people from abroad, from other states of the country, and if you are going to reserve such employment for local people who have born there or domiciled there, it is going to create a mayhem in this country.
कर्नाटक सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने व्यापक विरोध किया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम का कहना है कि बिल तकनीकी उद्योग के विकास में बाधा डालेगा और नौकरियों को प्रभावित करेगा। इससे कंपनियों को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डोडा के डेसा के करनाल इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन डेसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल पैरा कमांडो की भी सेवाएं ले रहे हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर आम जनता में उत्सुकता बनी हुई है। इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बड़ी उम्मीदें जनता लगाए बैठी है। सरकार के बजट को लेकर प्रयागराज जिले के शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के शिक्षक विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आने वाले समय में सरकार से ये उम्मीदें हैं कि नई शिक्षा नीति और नए कोर्स को लेकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए जाएं। सरकार की जो योजनाएं शिक्षा को लेकर रही है वो प्रशंसनीय रही है और उन्होंने शिक्षा को लेकर के एक सक्रिय रूप से कार्य किया है। पिछले बजट में सरकार ने जो योजनाएं रखी थी वो भली भांति लोगों को परिचित भी हैं, लोग जान रहे हैं। एक शिक्षक के नाते मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि जो आने वाला बजट है इसमें प्राइमरी स्तर जो बुनियादी शिक्षा है वहां से स्तर में सुधार होने की बड़ी संभावना मैं रखता हूं। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालय में जो नई तकनीक जो विकसित हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार का ये लगातार 11वां बजट होगा, पूर्ण बजट 10वां है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे काम तो किए ही हैं और बहुत से काम अभी करने बाकी हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है कि सरकार को पहला काम तो ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं सरकार ने, ये बहुत अच्छे काम किए हैं सरकार ने, जो नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फैकल्टी को बढ़ाने की ज़रूरत है और भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। लेकिन साथ में ये ध्यान देना है कि गुणवत्ता की पढ़ाई हो और गुणवत्ता वाले डॉक्टर निकलें। आने वाले बजट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयुष्मान योजना जो है इसको और थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, इसमें और भी चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे बहुत से क्राइटेरिया अभी फुलफिल नहीं है, बहुत से गरीब लोग, बहुत से वंचित लोग अभी आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान से वंचित हैं। उस क्राइटेरिया को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जैसे उनका कितना आय होनी चाहिए तो उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इस क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहिए। इसमें जो टेक्निकल कमियां आ रही हैं इसको देखना चाहिए। गोंडा पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में गोकशी के अपराध में लिप्त अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह निवासी ग्राम गड़रही का मकान कुर्क कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया है कि प्रमोद कुमार सिंह ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित किए गए रुपयों से बनवाए गए मकान को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई जिलाधिकारी गोंडा के आदेश के क्रम में की गई है। जब्त किए गए मकान की कीमत करीब 23,90,900 रुपए है। संलिप्त अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवासी ग्राम गढ़ई मोजापुर तेंदुआ थाना धानेपुर द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित रुपयों द्वारा बनवाए गए मकान को धारा 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत थाना नवाबगंज एवं धानेपुर पुलिस तथा प्रशासन टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सीज की गई मकान की कीमत करीब 23,90,000 रुपये है। अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित संपत्ति की चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है और आगे भी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। सांसद जगदंबिका पाल ने नौगढ़ तहसील के टड़िया बाजार गांव पहुंचकर वहां पर बाढ़ राहत कैंप लगाए गए थे। उसमें मुड़िया बाजार, बंगरा पेंडारी, मरवतिये के सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों को राशन की किट बांटी। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ पीड़ित गांव में फंसे लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पे सभी जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, मैरून है, वहाँ पे युद्ध स्तर पे सिद्धार्थनगर का जिला प्रशासन राहत कार्य कर रहा है। और आपने देखा कि जिस तरह से पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक बोरा लाई, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, दाल, जरी कैन 20 लीटर का 2-2, त्रिपाल, आलू, मसाला, सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो आज उसी दिशा में हम 4 गांव, पिड़ारी खुर्द, यहाँ 600 परिवारों को ये बटेगा, हरनी खुर्द में 45 लोगों को बटेगा, नथुआपुर में 13 लोगों को बटेगा और मारूखर खुर्द में बटेगा 163 लोगों को। लगभग 300 गांव इस जनपद में मैरून हुए हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा लोग गांव प्रभावित हुए हैं। जो भी गांव मैरून है वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी राहत किट है उसका वितरण किया जा रहा है। राहत किट में हमारा जो भी बेसिक नीड्स है वो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं और अभी परसों तक हमारी 6000 किटें लगभग बढ़ चुकी थी और पर डे हर तहसील में 2 से 3 हज़ार किटें बांटने का लक्ष्य है ताकि जनपद में 5000 से भी ज़्यादा किटें पर डे बांटी जा सकें। पीलीभीत की अपर जिलाधिकारी ऋतु पुनिया और विधायक बरखेड़ा प्रतिनिधि ने अमरिया तहसील क्षेत्र के गांव जोशी कॉलोनी, रानी कॉलोनी, भरतपुर, टांडा विजेसी और भरापच पेड़ा में कुल 710 राहत किटों का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से उनका हालचाल भी जाना। एडीएम ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के मकान ढहे, फसलों का नुकसान हुआ, उनका सर्वे टीमों के माध्यम से कराया जा रहा है। सर्वे कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत 1500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अमरिया तहसील में है और पूरी तहसील की टीम हम लोगों के साथ है। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और माननीय विधायक बरखेड़ा के जनप्रतिनिधि, उनके भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारी जो ये अमरिया तहसील है इसमें लगभग 1500 परिवार प्रभावित थे, जिसमें लगभग 7000 लोग शामिल हैं। सभी लोगों को आज हमने कंप्लीट कर दिया है, सभी लोगों को राहत वितरण कर दिया गया है। साथ ही आज हम लोग कृषि सर्वे पे भी आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये धान की फसल है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से चला गया। आप पीछे की साइड भी देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से धान एकदम स्वस्थ है और बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जहाँ भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जहाँ कोई डैमेज हुआ है तो हमारे लेखपाल और कृषि विभाग की टीम संयुक्त रूप से सर्वे कर रही है। सभी लोगों का सर्वे निष्पक्षता से और अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा और जो उनका मुआवजा है वो उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। गोरखपुर के कैंपियरगंज में राप्ती नदी में नहाने गए 3 लड़के गहरे पानी में डूब गए। जानकारी होने पर कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने तीनों को अचेत अवस्था में बाहर निकाला। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहरौली गांव के पास तटबंध किनारे गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें तीनों लड़के नहाने चले गए थे। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर सारी प्रक्रिया को पूरा करा लिया गया है। जिला आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लगातार वर्षा हुई थी। इस वर्षा के कारण एक छोटा सा एक पोखरा टाइप का था, उसमें जल भराव हो गया था। उस जल भराव में बच्चे, जो ये 3 बच्चे थे, ये नहाने चले गए थे। नहाने के दौरान इनके मतलब डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। ये घटना कहरौली जो कैंपियरगंज का एक गांव है उसमें ये घटना घटित हुई थी, जिसमें ये कल तकरीबन सेकंड हाफ की ये घटना है, दोपहर बाद की ये घटना है, जिसमें ये 3 बच्चे मतलब प्रभावित हुए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें निहाल, दीपांशु और रवि, जिसमें निहाल की उम्र जो है वो 15 साल की है और दीपांशु 14 साल का और रवि जो है वो 10 साल का। तो ये इन बच्चों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, जिसके बाद तुरंत इनको पहले ये कोशिश की गई कि वह प्राथमिक उपचार मिले, कुछ वहाँ पहुँचे, लेकिन वो मृत हो चुके थे। तो इन बच्चों को फिर पोस्टमार्टम के लिए हैंडओवर कर दिया गया और आज उनका पोस्टमार्टम चिकित्सा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। और जैसे ही मतलब ये
पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। और इसमें तो परिजनों से अपील की गई है कि उनके बैंक खाता इत्यादि विवरण प्राप्त हो जाएं, जिसके बाद तुरंत उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार जो शासन का अनुमान सहायता है रुपये 4 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो उनको भुगतान किया जाएगा। तीर्थ नगरी मथुरा गोवर्धन में आयोजित 5 दिवसीय राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले में पूरा ब्रज आस्था में डूबा नजर आ रहा है। यहां विश्व भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं को दंडवती परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। भीड़ को देखते हुए इस पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु यहां मुक्ति की भावना को लेकर मुड़िया पूर्णिमा मेले में परिक्रमा कर रहे हैं। 21 जुलाई को मुड़िया पूर्णिमा पर संत सिर मुड़वाकर शोभा यात्रा निकालेंगे। ये इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। 7 कोसिये की परिक्रमा में मुड़िया संत ढोल और मृदंग की धुन पर नाचते गाते हुए निकलते हैं। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मेले में सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। पूर्णिमा मेला चल रहा है और प्रत्येक दिन श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं और परिक्रमा और साथ साथ परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले जितने देवस्थान है वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आज एकादशी की भी तिथि है। आज संख्या और बढ़ी है पूर्व की अपेक्षा में और ये अब लगातार बढ़ते हुए रहेगी और 20 और 21 की इंटरविनिंग नाइट को मैक्सिमम हमारी भीड़ रहेगी और तब तक ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर टोटल पहुंच जाएगी जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करेंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए हैं और पूर्णिमा से लेकर 11 से लेकर के पूर्णिमा तक इस महीने में उनका बहुत महत्व होता है क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। आज इन पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रिक्शे वगैरह कुछ भी नहीं चलते हैं। हम लोग को काफ़ी दूर उतार दिया गया है और वहाँ से हम लोग पैदल परिक्रमा करेंगे क्योंकि गिरिराज जी का बहुत महत्व है और ये खुद गिरिराज जी को अंगुली पर धारण करे हैं श्री कृष्ण जी, इसलिए तो सबका पालनहार है। तो हम लोग के शरण में आए हैं, उनकी परिक्रमा करेंगे ताकि सबके हम लोग पर उनकी कृपा बनी रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां चाहे भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशिया विकास बैंक यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित है। ताजा आंकड़ा ADB का है जिससे चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी कर दिया है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं उसके पहले से, उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान ADB ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं उसमें बहुत जिसे कहते हैं सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इन सभी का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एडीबी ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर एडीबी ने
2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि आरबीआई के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। इसी रिपोर्ट्स के साथ मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।